नमस्कार। आज 9 मार्च 2020, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 9 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे के रूप में संसार भर में मनाया जाता है। तो इस वर्ल्ड किडनी डे मनाए जाने का एक ही कारण है कि जो भी किडनी के मरीज हैं उनको इस किडनी रिलेटेड जो भी डिजीज है उसके बारे में अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। तो इस बार जैसे हर साल ये वर्ल्ड किडनी डे एक थीम लेकर आता है, तो इस बार का जो थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। तो मुझे लगता है कि जो हाल ही में जो प्राकृतिक आपदा हुआ तुर्की और आपका सीरिया में जो भूकंप हुआ, उसमें उसको देखते हुए कि वर्ल्ड में जो भी किडनी का मरीज है उनको इस तरह का आपदा आने पर किस तरह से संभाला जाता है, किस तरह से उनका देखभाल किया जाता है और किस तरह से उनको भी जीने का जो हक है प्रदान किया जाता है। शायद इसको देखते हुए शायद ये जो इस बार का थीम है रखा गया है। तो हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो किडनी से रिलेटेड जितने भी बाकी और आम समस्या हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ आज वर्ल्ड किडनी डे के में जो डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विशाल गोरे, जो कि शहर के प्रख्यात किडनी डिजीज़ माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब नमस्कार। और सबसे पहले तो इस थीम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो इसमें कहा गया कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। तो ये जो वल्नरेबल जो वर्ड है, तो इसके बारे में आप कोई फोकस करना चाहते हैं कि क्या सिर्फ किडनी डिजीज के मरीज के लिए ही है या सभी के लिए, मैंने ये कारपेट टर्म है ये? ओके, सो ये जनरली तो ऑलमोस्ट अगर आप टॉपिक को देखेंगे तो सपोर्टिंग द वल्नरेबल इज़ नॉट जस्ट रिगार्डिंग ओनली द किडनी डिजीज, बट सिंस ये वर्ल्ड किडनी डे है तो इस बार का जो टॉपिक है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम्स, जिसमें कि अनएक्सपेक्टेड किडनी प्रॉब्लम्स होता है। ये हम लोग का एरिया के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम लोग का एरिया भी एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है। तो लास्ट 10 ईयर्स में हम लोगों ने बहुत सारा अर्थक्वेक्स देखा है जिसमें हम लोग नेबरिंग कंट्रीज में इतना डेथ हुआ है। इवन हमारा ये नॉर्थ बंगाल सिक्किम एरिया में भी बहुत सारा प्राकृतिक आपदा आया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, जिसमें कि ट्रीटमेंट उनको मिल नहीं पाता है। और सिंस हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है तो बहुत ज़्यादा फोकस किडनी रिलेटेड एलिमेंट्स पे नहीं जाता है, मोस्ट फोकस लाइफ बचाने के ऊपर होता है। लेकिन जहाँ पे सुविधा अवेलेबल है, ये देखा गया है कि जो लोग बहुत देर तक ट्रीटमेंट से बाहर रहते हैं, मलबे के नीचे फंसे रहते हैं या खाना पीना पानी का अभाव, ये सब की वजह से उनका किडनी में असर होता है। और ये इसीलिए इसको वल्नरेबल पॉपुलेशन बोला जाता है, जिसमें कि वो लोग हेल्थ सेंटर से दूर कट ऑफ हो जाते हैं या वो लोग ऐसा जगह में फंस जाते हैं जिसमें कि वो लोग इमीडिएटली हेल्थ अवेल नहीं कर पाते या उन तक पानी खाना पीना ये सब नहीं पहुंचने की वजह से उनका किडनी डैमेज होने का डर रहता है। तो ये ग्रुप को लेके ही इस साल का थीम बनाया गया, स्पेशली जो टर्की और ये एरिया में इस बार जो नेचुरल डिजास्टर हुआ इसको लेके शायद ये थीम रखा गया है, जो कि क्वाइट लॉजिकल भी है। और आई थिंक ये थीम के बारे में अंडरस्टैंडिंग शायद क्लियर होगा। और ये पॉपुलेशन लोगों को सपोर्ट के लिए एक डिज़ास्टर रिलीफ जो एक बॉडी होता है उसको सक्रिय करने का ज़रूरत होता है। उनके जो काम करने वाले जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, या सराउंडिंग एरियाज़ में जितना भी हेल्थ सेंटर्स है या हॉस्पिटल्स है वहाँ पे इस तरह का पेशेंट आने से किस तरह से डील करना है, किस तरह से टीम होगा जो कि इस ऐसे जगह में इमीडिएटली जा सकते हैं उनको केयर करने के लिए। इनका बेसिक एटलीस्ट कम से कम फुल ट्रेनिंग ना भी हो, एटलीस्ट उनको सेंसिटाइज करके रखने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आप सभी लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि ये एक इंटरेक्टिव सेशन है। आप लोग भी आपके जो भी जितने भी समस्या है किडनी रिलेटेड, आप यहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब से जो भी हल चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी विषय में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि
जैसे हम लोग देखते हैं कि हर साल जो है जो किडनी डिजीजेस जो है किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ता जा रहा है। आंकड़े में कोई कमी आने का कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि जो एक तंदुरुस्त आदमी है वो अगर उसको आमतौर पे देखा जाए तो वो अगर उसको कुछ दिल का थोड़ा धड़कन तेज हुआ तो वो तुरंत डॉक्टर के पास चला जाता है। कुछ मांसपेशियों में कुछ दर्द महसूस हुआ तो वो भी डॉक्टर के पास चला जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो किडनी है एक लास्ट ऑर्गन टू बी रिमेम्बर्ड। बहुतों को इस विषय में ज़्यादा ये भी नहीं पता भी नहीं कि इसका जो बेसिक जो सिम्टम्स होता है वो किस तरह से वो सामने आता है। तो एक इस जो ऑर्गन्स है इसको भी हम लोग हर जो अपना जो डेली जो रूटीन है उसमें किस तरह से याद करें इसको कि ताकि ये तंदुरुस्त रहे। ओके, सो किडनीज बेसिकली अगर आप ह्यूमन बॉडी को एक मशीन की तरह सोचेंगे तो किडनी बेसिकली उस मशीन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि एक फिल्टर है जिससे कि जो खराब चीज़ें जो शरीर से निकल के जाता है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें शरीर के अंदर में रहने वाला एक अगर हम मैकेनिकली देखेंगे तो इस तरह का ऑर्गन है। तो बेसिकली कोई भी शरीर का अंग जो है वो किडनी से दूर तो नहीं है। तो इवेंचुअली हर बीमारी जो है उसका इम्पैक्ट किडनी में होता है और किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो शरीर के प्रत्येक अंग में उसका खराब असर दिखता है। बट ये एक बहुत ही रेजिलिएंट ऑर्गन है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है और हम लोगों को एक्स्ट्रा किडनी दिया गया है बोल सकते हैं बिकॉज शरीर में 2 किडनीज होते हैं और एक किडनी सर्वाइवल के लिए इनफ होता है। इसलिए 2 किडनी की वजह से बहुत हद तक किडनी डैमेज जो है वो शरीर बियर कर लेता है, उसको रेजिस्ट कर लेता है और जब तक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ किडनी डैमेज नहीं होता है तब तक शारीरिक बहुत सारा सिम्टम्स देखा भी नहीं जाता है। इसलिए मेजॉरिटी टाइम्स में ये अनडायग्नोज होता है। इसका मतलब इसका कोई विशेष सिम्टम होता नहीं है और पेशेंट लोग पता नहीं कर पाते अनटिल एंड अनलेस किडनी काफ़ी हद तक डैमेज ना हो जाए तब तक पेशेंट को सिम्टम होता नहीं। तो अब जानेंगे कैसे इसमें, तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि अप्रॉक्सीमेटली अप टू 20% ऑफ एवरेज नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग को किडनी डिजीज़ होने का चांस है। इसका मतलब 10 में से 2 लोगों को किडनी डिजीज़ होने का चांसेस रहेगा। तो जब भी मौका मिलेगा आप लोगों को एटलीस्ट अपना हेल्थ चेकअप तो करना चाहिए, जो कि हम लोग करते नहीं हैं। और कभी कोई मेडिकल चेकअप के लिए गए ऑलवेज इंश्योर कीजिए कि उसमें एटलीस्ट किडनी चेकअप करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस इसी तरह से डिटेक्ट होता है। और अगर आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर्स है आपको, जैसे कि आप हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर का बीमारी है आपको, आपका फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ का, या पहले कभी किडनी डिजीज़ हुआ है, या आपको कोई सिम्टम्स है जैसे कि पाँव फूल रहा है, यूरिनरी सिम्टम्स हो रहा है, पेशाब कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पेशाब का कलर चेंज हो रहा है, या सुबह उठने के टाइम में मुख में सोजिश हो रहा है, या अचानक आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने लग गया, आपको थकान महसूस होने लगे, तो ये बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होता है जिसमें कि आपको घर में रह के खुद का सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करने के बजाय डॉक्टर के पास जाके चेकअप करना चाहिए। तो मेजॉरिटी केसेस में तो इस तरह से किडनी का प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है, इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट को पता भी नहीं होता है। एंड इवन जो फिजिशियंस लोग अपने लेवल में ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग भी काफ़ी हद तक पेशेंट लोगों को टेस्ट नहीं करवाते। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। मोस्ट कॉमन प्रचलित रीज़न यही है कि पेशेंट को लगता है कि ज़्यादा टेस्ट हो रहा है, इसलिए डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं टेस्ट करने के लिए। स्पेशली इंडिया में ये एक चलन है, तो उस भय की वजह से पेशेंट लोग टेस्ट भी नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत सारा केसेस मिस हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग का सोसाइटी में और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जो डॉक्टर्स को डील करना पड़ता है, नॉट जस्ट किडनी डिजीज, इन्फेक्शन से लेके, गरीबी से लेके, मैल न्यूट्रिशन, गरीबी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो टेस्ट तो बहुत दूर का बात हो जाता है उस केसेस में। तो इसलिए बहुत सारे केसेस डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। बट एक कॉन्शियस अवेयरनेस रखना ज़रूरी है। तो वो कॉन्शियस अवेयरनेस रखने से एटलीस्ट मेजॉरिटी डिजीज़ प्रिलिमिनरी स्टेज, मतलब इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट हो सकता है। तो हाँ चलिए, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे। जैसे कहा जाता है कि जो हम आहार लेते हैं, जो भी खाते हैं, उसका डायरेक्ट जो लोड होता है वो हमारे जो ऑर्गेन्स हैं उनको ही भुगतना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा लोड मेरे हिसाब से किडनी ही लेता है, क्योंकि जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट है, वो उसी को संभालना होता है। तो एक एक चीज़ को हम लेके आगे बढ़ेंगे। जो आहार, जो फूड हम लोग लेते हैं उसके बारे में, पानी किस तरह का क्या होना चाहिए, और हमारा जो इमोशनल स्टेट है, स्ट्रेस वगैरह हुआ, एंजाइटी हो गया, इसका क्या रोल है,
तो सबसे पहले हम लोग फूड के बारे में बात करते हैं कि जैसे बताया जाता है कि जो नमक का सेवन है और बाकी भी जो कोई फूड रिलेटेड जो भी है, किस तरह का जो बैड लाइफस्टाइल्स है, जो एक क्वेश्चन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि बैड लाइफस्टाइल्स से रिलेटेड भी होता है कि नहीं। तो वाकई जो फूड है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसमें आपका कहना क्या है कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड द पीपल शुड कंसंट्रेट ऑन? तो एक्चुअली हम लोग का ट्रेडिशनल जो फूड स्टाइल देखेंगे तो जब तक ये मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था हम लोग बेसिकली एक सात्विक टाइप का भोजन लेते थे, जिसमें कि फल फूल ज़्यादा था, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा था, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड नहीं था उसमें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, नेचर से लिया गया फ्रूट। तो वो इस तरह का फूड लेने से यूजुअली बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीजेस कम अमाउंट में होता है, उन लोगों को हाइपरटेंशन कम होता है, या अगर कोई हाइपरटेंसिव भी है तो वो विदाउट मेडिसिन भी काफ़ी हद तक वो रिड्यूस होता है। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में आजकल उसको बहुत फैंसी नेम दिया गया है, जिसको डैश लाइफस्टाइल बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बोलते हैं, बट हमारा कंट्री में इनिशियली ही एक कॉन्सेप्ट था कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, प्लेंटी ऑफ वाटर, नेचर से लिया गया फ्रूट, जिसको सात्विक भोजन बोलते हैं। तो जितना उसके पास रहने का कोशिश करेंगे उतना ये सब मेटाबॉलिक डिजीजेस कम होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अब मॉडर्नाइजेशन होने के बाद हम सारे लोग पश्चिमी दिशा की तरफ देख के खाना वाना खाते हैं, और उस चक्कर में हम लोग इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा नमक खाने लगे। तो इतना नमक हम लोग का और ट्रेडिशनल फूड में तो था नहीं, ऑलमोस्ट सारे खाने पीने में एक्स्ट्रा नमक, प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं हम लोग। तो अब विदेश से बहुत सारा चीज़ आ गया, इसलिए वो भी हम लोग ले रहे हैं, प्रोसेस फूड भी ले रहे हैं, और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, अलार्मिंगली रेट में हम लोग का वेट बढ़ने लग गया और हम लोग का लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से ख़राब हो गया। तो ये सारा चीज़ कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, ऑल्दो ये डायरेक्टली डिजीज़ पॉजिटिव एजेंट ना हो, फिर भी ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स होता है, जिसमें कि एग्जिस्टिंग डिजीज़ का इंटेंसिटी, उसका कॉम्प्लिकेशंस, ये सब बढ़ता है। उसी के चक्कर में हम लोग का देश में डायबिटीज़ इतना अलार्मिंगली रेट में बढ़ रहा है, जिस अभी तो हम लोग वर्ल्ड का मैक्सिमम डायबिटिक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग डायबिटिक कैपिटल भी बोलते हैं। तो डायबिटीज़ तो वैसे भी किडनी डिजीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, ऑलमोस्ट 50 to 60% किडनी डिजीज़ तो डायबिटीज़ से होता है। तो जैसे ही डायबिटीज़ का मात्रा बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेटली किडनी डिजीज़ का भी मात्रा उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो इसलिए फूड इंपॉर्टेंट चीज़ करता है, और स्पेशली जो लोग हाई पोटेशियम कंटेनिंग फूड खाते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो देखा गया कि हाई पोटेशियम कंटेनिंग फूड अगर कोई नॉर्मल किडनी फंक्शनिंग आदमी खाएगा, उनको हाइपरटेंशन कम होता है, उन्हें बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज कम होता है। बट एक बार किडनी डिजीज होने के बाद ऑब्वियसली पोटेशियम तो अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये एडवाइस जो है वो मेनली नॉर्मल किडनी फंक्शन होने वाले लोगों के लिए। अच्छा, तो पानी का क्या रोल है? बहुत बोला जाता है कि एसिडिक वाटर, अल्कलाइन वाटर, ये सब का भी काफ़ी एक ट्रेंड चला हुआ है, तो आपका क्या कहना है इस विषय में? तो ये भी तो एक फूड फैट ही है, ये तो जस्ट एक प्रचलित, कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है। इवन खाने पीने में भी जैसे आपने बताया, कभी कीटो डाइट चलता है, कभी दूसरा टाइप का डाइट चलता है, तो ऐसा कुछ है नहीं है, और एवरी टाइम उसको फिर फॉल्सिफाई करके कुछ और कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन वाटर वो वाटर ही होता है, वो बेसिकली H2O है, वो बॉडी में एक करेक्ट अमाउंट में रहना चाहिए, जिससे आपका बॉडी का वाटर कंटेंट ठीक रहेगा और आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। तो ट्रेडिशनली देखा गया है कि अराउंड 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, जो कि अराउंड 2.5 से 3 लीटर के आसपास में होता है। जो लोग हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ऑब्वियसली उन लोगों को पानी का इंटेक उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। और मोस्ट कॉमन जो मार्कर होता है, जो थर्स्ट होता है, जो आपको प्यास ज़्यादा लग रहा है और आपको कोई और डिजीज़ नहीं है और प्यास ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब आपको पानी का कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो गुड अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक वो बॉडी का फुल प्रॉपर एडिक्वेट फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग पानी कम पीते हैं उन लोगों को बहुत सारा फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उसमें से एक किडनी डिजीज़ भी है। और इन लोगों को स्टोन डिजीज़ ज़्यादा होता है, किडनी डिजीज़ में स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और ऑब्वियसली यूरिनरी इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, ये सब ज़्यादा होता है। सो गुड अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक इज़ रिकमेंडेड। एक क्वेश्चन आया है कि लाइक आई वांट टू नो टुडे इंडिया lot of people asking for Ayurvedic or homeopathy treatment, and so many people advertising that they will fully recover from kidney problems. Sir, what's the possibility? अब ये तो बात वही हो गया कि अगर कंट्रोवर्शियल किसी भी सो कॉल ट्रीटमेंट को अगर ज़्यादा पब्लिसाइज करना पड़ा या उसको ज़्यादा पुश करना पड़ा, तो उसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा।
तो ये तो एक साधारण कॉन्सेप्ट है जिसकी हर आदमी को समझना चाहिए। अगर कोई फेसबुक में ऐड आ रहा है या कोई यूट्यूब में बार बार ऐड आ रहा है या आपके फ़ोन में हमेशा कुछ ना कुछ कॉल आ रहा है, इन्फॉर्मेशन है, आपको हमेशा ये तो ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, बिल्कुल। कुछ तो होगा जिसकी वजह से इनको ज़बरदस्ती पुश करना पड़ा है। तो हाँ। ये एक कॉमन लेमैन लेवल में समझने वाला बात है। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग तो बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गए अभी। वी आर ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स इन फ्रंट, मतलब अहेड ऑफ ऑल दिस सॉर्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट ना। होम्योपैथी आयुर्वेदिक तो ऑलमोस्ट 2500-3000 वो वेद के टाइम में होता था। तो वहाँ से तो हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज होता है उसमें मेडिसिन नहीं होता है। तो नेचुरली सब दवाई जो हम लोग खाते हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो कोई नेचुरल प्रोडक्ट से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। और मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन क्या करते हैं, वो सारा जो भी एक बंच ऑफ चीज़ से एक स्पेशल एक चीज़ को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग उसको प्रोड्यूस करके एक दवाई में कॉन्सेंट्रेट करके लाते हैं, जिसको कि स्टडी किया जाता है कि इतना अमाउंट दवाई खाने से आपका शरीर में बेनिफिट्स क्या होगा और नुकसान क्या होगा। और बहुत सारे लोगों में ये दवाई दिया जाता है और उसमें से 50 to 70%, 50% प्लस एवरेज में जिन लोगों को बेनिफिट होता है फिर उस दवाई को मार्केट में लाया जाता है, जो कि एकदम साइंटिफिक एक जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तहत लिया जाता है। तो ये इसको तो ट्रस्ट करना तो एक साधारण आदमी भी समझ सकता है। इतना टेस्ट करके कोई दवाई ला रहा है तो नेचुरली उसमें इसमें बेनिफिट्स है। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई जो है एक टाइम में लिया जाता था जब हम लोग जंगलों में रहते थे या हम लोग के पास इतना ज़्यादा हेल्थ सुविधा अवेलेबल नहीं था। और अभी ये फिर से इसका डेवलपमेंट में है, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है अभी बहुत हद तक काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है। देयर आर नॉट मच थिंग्स दैट आर कमिंग अप न्यू, और इसीलिए लोग बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस खोज रहे हैं। तो अब ये है कि बहुत सारा तो व्यवसाय की तरफ काम करता है। अगर कोई इस तरह से प्रमोट करने लग जाए तो फिर पीपल विल टेक दोज मेडिसिन। एडवर्टाइजमेंट का असर तो होता ही है। और अगर कोई पेशेंट को बोला जाए कि आपका किडनी डिजीज़ जो है वो रिवर्सिबल स्टेट में नहीं है और कोई आके बोल दे कि आपको ये दवाई खाने से आपका किडनी फंक्शन रिकवर हो जाएगा, तो ये फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग ट्राई कर लेते हैं। और बहुत सारा टाइम तो आदमी लोगों का फ्रस्ट्रेशन के ऊपर ही ये सब बिजनेस खड़ा किया जाता है। तो आई थिंक मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड से सोचने से ये सब ट्रीटमेंट लेना ठीक नहीं है। मोरओवर बहुत सारा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इम्प्योरिटीज़ होता है जो कि एक नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी को डैमेज भी कर सकता है, या किडनी फंक्शन कम होने से वो सब कंटेंट बॉडी में एक्यूमुलेट भी हो सकता है, और एक्यूमुलेट होने के बाद ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सो आई थिंक हम लोग तो स्पेशली एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स तो स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक नहीं लेना चाहिए। और मुख्य बात ये है कि उन लोग का एक कोई नंबर्स होंगे, बट जो पर्याप्त जो रिसर्च होना चाहिए वो उन लोग के पास अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है। जी। तो इसीलिए अगर रिसर्च बेस्ड नहीं है तो उसको फिर डायरेक्टली कहना कि हाँ ये ठीक है, ये हम लोग नहीं कर सकते उस हिसाब से। तो और एक क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहा है कि डज ड्रिंकिंग बियर एक्चुअली वॉश अवे किडनी स्टोन्स? कोई भी चीज़ जो है अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन फॉर्म है तो बहुत सारा लोग जो होता है वो लोग दवाई खाते हैं सोच के कि किडनी डिजीज़, किडनी स्टोन निकल के चला जाएगा। बट यूजुअली किडनी स्टोन अगर एक साइज़ के अंदर में है, जिसको हम लोग मेडिकल स्टोन डिजीज़ भी बोलते हैं, तो उतना साइज़ में चांसेस रहता है कि वो किडनी स्टोन अपने आप वॉश आउट होकर चला जाएगा। तो लॉजिक तो यही बोलता है कि अगर कोई भी स्ट्रीम में अगर फ्लो ठीक है तो वो निकल के जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अब कोई भी आदमी को आप बोल देंगे कि 3-4 लीटर पानी पीजिए और बोल देंगे कि 4 बॉटल बियर खाइए, तो वो आदमी खुशी खुशी बियर खा लेगा। तो बहुत सारे लोग इसी चक्कर में बियर खाने के चक्कर में रहते हैं, बट एक्चुअली होता ये है कि वो लोग पानी पी रहे हैं मेनली। तो ऐसा कुछ नहीं है, बियर खाने से कभी स्टोन नहीं निकलता है। वो मेनली वाटर इनटेक है जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो जस्ट एक बहाना है। पानी को लेकर और एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, डज ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर अफेक्ट किडनी? आई मीन मोर देन यू रिकमेंड? इसमें कोई हेड टू हेड स्टडी नहीं है कि जिसमें दिखा गया है कि ज़्यादा पानी पीने से किडनी डैमेज होता है। बट बहुत सारा किडनी डिजीज़ का जो मॉडल्स होता है उसमें देखा गया है कि किडनी डिजीज़ का जो इनिशियल जो प्रॉब्लम होता है, जो सेलुलर लेवल में प्रॉब्लम होता है, स्पेशली डायबिटिक किडनी डिजीज़ में, वो ओवर फिल्ट्रेशन की वजह से होता है। तो हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी बोलते हैं उसमें, जिसमें कि किडनी ज़रूरत से ज़्यादा फिल्टर करता है। तो मतलब हम लोग का जो लॉजिकल एक्सपेंशन ये है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएंगे तो हो सकता है कि हाइपर फिल्ट्रेशन नेचुरली आप इंड्यूस कर रहे हो।
इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि एक्सेस वाटर नहीं पीना चाहिए। बट ऐसा कोई ट्रायल नहीं है जिसमें देखा गया है कि ज़्यादा पानी पीने से आपको किडनी डैमेज होगा, ऐसा नहीं है। और मोर ओवर बहुत सारा बीमारियाँ होता है जिसमें ज़्यादा पानी पीने से आपका सोडियम पोटेशियम लेवल में प्रॉब्लम आता है, जिसको पोटोमेनिया बोलते हैं। स्पेशली जो लोग बियर ज़्यादा पीते हैं या जो लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं, पॉलीडिप्सिया टाइप का, तो वैसे पेशेंट में कभी कभी सोडियम पोटेशियम का लेवल्स में फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना ठीक नहीं है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल नहीं है। अब ये खराब है कि नहीं है, इसको कोई भी खराबी इंड्यूस करने वाला स्टडीज़ कभी भी अलाउड नहीं होता है। इसलिए हम लोग पेशेंट को आप पीजिए 6 लीटर पानी, देखेंगे आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। इस तरह का तो स्टडीज़ अलाउड भी नहीं होगा कहीं भी। तो ये जस्ट एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से मे भी फिजियोलॉजिकली डैमेज भी हो सकता है। तो चलिए और एक बात करेंगे रिगार्डिंग जो आज का ज़माने का सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक माना जाएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हाउ डज स्ट्रेस ऐड टू किडनी डिजीज? लाइफस्टाइल रिलेटेड जो इश्यूज है उसमें से एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ स्ट्रेस भी है। जो लोग हाईली स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसको हम लोग टाइप ए पर्सनालिटी भी बोलते हैं, तो उन लोगों में देखा गया है कि उनका हाइपरटेंशन जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, हायर साइड में रहता है बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन, ये सब चीज़ के चक्कर में। या जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं उन लोगों का भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता है। तो एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका इस चीज़ पे पड़ता है, और इनडायरेक्टली अनकंट्रोल हाइपरटेंशन जो है अगेन किडनी डिजीज़ का एक रीज़न होता है। हार्ट डिजीज़ का एक रिस्क फैक्टर होता है, स्ट्रोक का भी रिस्क फैक्टर होता है। तो ये हुआ आपका डायरेक्ट हेल्थ इश्यूज़। और सेकेंड चीज़ है कि जो लोग ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं रोग के ऊपर, अगर उन लोगों को कभी भी एक नॉन रिवर्सिबल या नॉन क्यूरेबल डिजीज़ अगर मिल जाए, तो एक तो कि देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इस ग्रुप का पेशेंट लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, जो कि काफ़ी हाई लेवल में किडनी डिजीज में पाया गया है। आप देखा गया है कि ऑलमोस्ट स्पेशली डायलिसिस पॉपुलेशन में तो ऑलमोस्ट अप टू 50% लोग डिप्रेस्ड होते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन जो कि बोलते हैं। तो एक बार डिप्रेस्ड हो गया तो एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होने से ये तो एक बहुत बड़ा एक सॉर्ट ऑफ एक युद्ध जैसा ही है ना, जिसमें कि हम लोग को कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट करते रहना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स होता रहेगा, उसको सॉर्ट आउट करते रहना पड़ेगा, फिर लाइफ को आगे बढ़ाने वाला। अब इतना सारे चीज़ में अगर कोई आदमी डिप्रेस्ड हो गया या इमोशनली वीक हो गया, तो उनका ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता है। वो लोग एडवाइस फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार लेते हैं, फिर वो लोग एडवाइस फॉलो करने में उनका प्रॉब्लम, दवाई ठीक से नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो घर का माहौल भी वैसे भी ख़राब होता है, और रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज़्यादा देखा गया है जो लोग इमोशनली वीक होते हैं। तो इसीलिए ऑब्वियसली इमोशनल चीज़ तो है। अब ये इंडियन सिनेरियो में हम लोग इस कंपोनेंट ऑफ ट्रीटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि अगेन हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि ऑब्वियस है, गरीबी, ट्रीटमेंट का अभाव, फाइनेंशियल इश्यूज़, फिर और हेल्थ इश्यूज़, फिर हॉस्पिटल दूर होना, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे इश्यूज़ पहले आता है। इसलिए इमोशनल स्टेट हम लोग जनरली नेगलेक्ट करते हैं। बट जो लोग लॉन्ग टर्म डायलिसिस करते हैं उन लोगों को हमेशा अपना इमोशनल एक स्टेटस को ठीक ठाक रखने का बहुत ज़रूरी है। और इसमें बहुत सारा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, फिर स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ों में भी स्टडीज़ है कि जो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, गौर देते हैं उनमें, और उनका एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रहता है, उनका सर्वाइवल बेटर होता है, स्पेशली जो लोग डायलिसिस में। अर्बन और रूरल पॉपुलेशंस के बीच में क्या अंतर है किडनी? ऑब्वियसली अर्बन पॉपुलेशन आर बेटर ऑफ देन रूरल एरिया, मेनली बिकॉज उनका हेल्थ सेंटर्स के आसपास होना उनके लिए इजी रहता है। तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम होने से दे कैन ऑलवेज अवेल हेल्थ सेंटर्स। अगर उनको डायलिसिस का भी ज़रूरत पड़ेगा तो वो बहुत पास में होता है, डायलिसिस सेंटर्स में जल्दी जा सकते हैं, या उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो इमरजेंसीज हैंडलिंग जल्दी होता है। इसलिए अगर बीमार हो गए तब तो अर्बन पॉपुलेशन फेयर बेटर देन दी रूरल पॉपुलेशन। तो इसमें इंसिडेंस में आई थिंक अर्बन और मोर अर्बन में एक्चुअली हेल्थ मतलब जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये थोड़ा सा अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। बट कोई भी स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं है, बिकॉज जो भी हम लोग के पास डेटा है, जो भी रजिस्ट्री डेटा है, वो सारा मेजॉरिटी अर्बन एरियाज से लिया गया डेटा है। तो वी डोंट हैव मच, इट्स मोर बायस्ड इन टुवर्ड्स अर्बन एरिया। तो इसको हम लोग ऐसे ही अगर देख लेंगे तो ये दिखेगा कि शायद अर्बन पॉपुलेशन में किडनी डिजीज़ ज़्यादा है, बट ऐसा प्रोबेबली है नहीं, क्योंकि रूरल एरियाज से हम लोग के पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं है।
बट सिंस मेजॉरिटी किडनी डिजीज हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ रिलेटेड है, तो हाइपरटेंशन डायबिटीज़ तो इवन रूरल एरियाज में भी उतना ही है इंडिया में जितना अर्बन एरिया में है। स्पेशली आजकल तो रूरल एरिया में ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये आप मान सकते हैं कि द इंसिडेंस इज नॉट मच, बट जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, स्पेशली ओबेसिटी, सॉल्ट इंटेक, बैड लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स या कोई बैड ड्रग्स लेने का जो साइड इफेक्ट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये अर्बन एरिया में मे भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, एक क्वेश्चंस में दिखा दे रहा था कि सर माय आंट इज हैविंग बोथ ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, व्हाट टू डू? Okay, if you have both diabetes and hypertension, then you will have to make sure that both the things are controlled strictly, because diabetes and hypertension दोनों मिल के approximately 60 to 70% of entire chronic kidney disease population का रीजन में आता है। और ये दोनों डिजीज यूजुअली साथ साथ में होता है, किसी को सिर्फ हाइपरटेंशन या सिर्फ डायबिटीज़ मैनी टाइम नहीं होता है। तो जिनको डायबिटीज़ होता है, मेजॉरिटी पेशेंट्स में हाइपरटेंशन भी टू सर्टन एक्सटेंट रहता ही है। तो एक बार किसी को डायबिटीज़ हो गया और उनको ब्लड प्रेशर भी है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो रिकमेंडेशंस है कि बीपी 130 140 से के अंदर में होना चाहिए जो लोग डायबिटिक किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अदरवाइज किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन जल्दी होता है। और अगेन दोनों डिजीज़ जो है वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रीजन्स में आता है, जो कि किडनी डिजीज़ पेशेंट्स का सबसे कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ में आता है। तो ऑब्वियसली जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन है उन लोगों को वंस इन अ वाइल कार्डियोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी करना ज़रूरी है, उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बीच बीच में चेक करना ज़रूरी है, शुगर कंट्रोल चेक करना ज़रूरी है, उनका अपना वेट कंट्रोल करके रखना, डाइट रिस्ट्रिक्शंस रखना। तो ये सारा चीज़ साथ साथ में ही चलना चाहिए। एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा था, okay. I want to know that nowadays, especially in urban areas, human lifestyles have been changed. Maximum people depend on outside food or junk food in daily working life. Is there any possibility for growing CKD? If so, then what necessary actions will be taken? आई थिंक ये टॉपिक तो हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली है। तो अब ये इससे तो हम लोग अछूते तो नहीं है। अब मॉडर्न इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, वेस्टर्नाइजेशन हो गया, तो टोटली हम इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। बट सिंपल चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत सारा सॉल्ट मत खाइए। सॉल्ट ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाना भी ठीक नहीं है। ये सॉल्ट स्पेशली ज़्यादा होता है जो लोग प्रोसेस फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव जो होता है, कैन फूड वगैरह खाते हैं, इनमें ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव सॉल्ट ही यूज़ किया जाता है। और सॉल्ट इंटेक जो होता है अननोइंगली हम लोग ज़्यादा लेते हैं। और जो हाई कैलोरी फूड खाते हैं, स्पेशली कोलाज वगैरह हो गया और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में सॉल्ट और स्पेशली फॉस्फेट्स होता है। और ऑब्वियसली सीकेडी होने के बाद फॉस्फेट्स तो नहीं खाना चाहिए, तो ऐसे ही भी तो सीकेडी होने के बाद ठीक नहीं है। बट आप अपना हेल्थ, ये खाना पीना जो भी है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन में रखिए। बीच बीच में ठीक है, अब इसको तो टोटली अवॉइड नहीं किया जा सकता है, बट रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि और दूसरा एक क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर वन शुड टेक डेली? ये भी हम लोग कवर कर लिया ना। सो अराउंड 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, जो कि रफली अराउंड 3 लीटर के आसपास, दैट इज द ऑप्टिमम। एंड डिपेंडिंग ऑन लाइफ स्टाइल उसको आप बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना स्वेट करते हैं या कितना आप हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप फुली एथलेटिक कामों में है या फिजिकल मैनुअल लेबर करते हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसके बाद। और गर्मियों में वो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा, सर्दियों में थोड़ा सा कम होगा बिकॉज ऑफ स्वेटिंग एंड पर्सपिरेशन। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज डाइट फॉर अर्ली किडनी डिजीज? ओके, सो ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज ये ज़्यादातर पेशेंट लोगों को इसी के लेके प्रॉब्लम होता है। और जो अर्ली किडनी डिजीज़ है इसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं, बट जनरली जब क्रिएटिनिन 1.6, 1.7, 1.8 के ऊपर चला जाता है तो हम लोग एक GFR कैलकुलेट करते हैं। तो वो GFR कैलकुलेशन में अगर आपका GFR 40, 45, 50 से अगर नीचे चला गया तो आपको काफ़ी सारा खाना पीना रेस्ट्रिक्शन करना शुरू करना पड़ेगा। अबव दैट यूजुअली ओवरऑल
बहुत सीवियर रेस्ट्रिक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, आपको मेनली सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन ही करना है। और अगर आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज इस लेवल के अंदर में है तो फिर प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा करना ज़रूरी है। और अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और स्टेज 3 के नीचे है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.8 ग्राम पर किलोग्राम, जो कि आपका वेट अगर 60 किलोग्राम है तो अराउंड 45 to 50 ग्राम प्रोटीन पर डे का इंटेक रहना चाहिए, जो कि हम लोग का इंडियन डाइट में ऑलरेडी इतना प्रोटीन नहीं रहता है। तो हम लोग वेस्टर्न किताबें पढ़ते हैं, वेस्टर्न डेटा देखते हैं और सोचते हैं कि प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करना, ब्लैंकली प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। तो अराउंड 40 to 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर 60 किलोग्राम पर्सन विद अर्ली सीकेडी इज़ रिकमेंडेड। तो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आप जितना खा रहे हैं आप उसमें भी इतना 40 to 50 ग्राम प्रोटीन नहीं पाएंगे, तो आप वो भी बंद कर देंगे तो आपको फिर दूसरा इश्यू हो जाएगा जो कि मैल न्यूट्रिशन है। और मैल न्यूट्रिशन इज़ द सेकंड कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सीकेडी पॉपुलेशन। सो अगर आप मैल नरिश हो जाएंगे तो ये भी और ज़्यादा एक और इशू है कि तो इसीलिए डू नॉट रेस्ट्रिक्ट डाइट विदाउट कंसल्टिंग अ फुल्ली ट्रेन डाइटिशियन। तो ऑलवेज एक डाइटिशियन का परामर्श लेने में आपको ज़्यादा सुविधा है। नहीं तो आजकल तो लोग नेट में भी जाके किडनी डाइट पढ़ते हैं, कब आपको किडनी डाइट फॉलो करना चाहिए, कब रीनल डाइट फॉलो करना चाहिए, इसके लिए तो आपको एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेटर रहेगा। बट आपको कन्फ्यूजन है तो बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन डाइट मत खाइए। अगर आप डेली वेट खाते हैं, हाई क्वांटिटी ऑफ मीट और पल्सेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, उसको आप थोड़ा सा मॉडरेट कीजिए और थोड़ा सा मिक्स डाइट खाइए जिसमें कि थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स इंक्लूडेड है, थोड़ा बहुत फ्रूट इंक्लूडेड है। और ऑब्वियसली जो लोग मतलब लो पोटेशियम कंटेनिंग फ्रूट्स है वो आपके लिए ज़्यादा सेफर है एक बार किडनी डिजीज होने के बाद। तो जितना भी कॉमन फ्रूट्स है, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, स्पेशली जो पका हुआ पपाया हो गया, इवन अनारस जो हो गया, प्लस आपका ये जो क्यूकम्बर है, तो इन सब में लो पोटेशियम कंटेंट होता है। और एक्जोटिक फ्रूट्स वगैरह सेलेक्ट करके मत खाइए, इनमें बहुत हाई पोटेशियम कंटेंट होता है, स्पेशली कीवी, एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट्स, ये जो एक्जोटिक फ्रूट्स होते हैं इनमें थोड़ा सा हाई पोटेशियम कंटेंट होता है। और एक क्वेश्चन से सर, माय पेशेंट एट नॉर्थ Dinajpur, she is creatinine level 6.7, hemoglobin is 8.5. She doesn't want to do dialysis. Can she be managed by medicine? 6.7 क्रिएटिन का मतलब है कि आपको पेशेंट को ऑलरेडी बहुत एडवांस किडनी डिजीज हो चुका है, जो कि स्टेज 5 बोलते हैं हम लोग, जो कि एंड स्टेज किडनी डिजीज भी बोला जाता है, ESRD बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो ऐसा कोई फिक्स लेवल ऑफ क्रिएटिन नहीं है जिसमें हम लोग पेशेंट को डायलिसिस शुरू करते हैं। जब पेशेंट को ESRD होता है, एंड स्टेज किडनी डिजीज होता है, और उन लोगों को बहुत सारा यूरेनिक सिम्टम होता है, मतलब किडनी फेलियर रिलेटेड सिम्टम होता है, जो कि एक फुल प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तब आपको रिप्लेसमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि एडवांस्ड एज में डायलिसिस एक तरीका होता है। तो डायलिसिस टोटली अवॉइडेबल सिचुएशन भी नहीं है एडवांस किडनी डिजीज पेशेंट के लिए, बट काफ़ी हद तक उस प्रोसेस को डिले किया जा सकता है थ्रू प्रॉपर मेडिकेशन, रेस्ट्रिक्शन एंड जो भी बहुत सारा पैरामीटर्स को ठीक से कंट्रोल रखने में आप उसको एटलीस्ट डिले कर सकते हैं। बट उसको फॉरएवर डिले करना भी ठीक नहीं है, बिकॉज मल्टीपल स्टडीज़ ये बोलते हैं कि अननेसेसरी डायलिसिस डिले करने से भी पेशेंट का सर्वाइवल, लॉन्जिविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सारा इंपैक्ट होता है। इसलिए करेक्ट टाइम में डायलिसिस शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो डायलिसिस को पोस्टपोन करना सिर्फ एम नहीं होना चाहिए, उसको करेक्ट तरीके से मैनेज करके उसको जितना हो सके आगे लेके जाने में ज़्यादा समझदारी है। Does yoga help in improving kidney health? डायरेक्टली किडनी हेल्थ तो नहीं, बट ओवरऑल हेल्थ इट शुड इम्प्रूव, बिकॉज स्ट्रेस मैनेजमेंट में it causes reduction in stress, weight reduction, and it makes you conscious that you have to take care of your health. Yes, So yes. all those things contributes to the overall treatment thing. But सिर्फ योगा से सब कुछ ट्रीटमेंट होता है इस तरह का बहुत सारा अगेन इंडिया में चल रहा है, बट दैट इज नॉट द थिंग। इट मेक्स यू कॉन्शियस दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, एंड ये लोग पेशेंट ज़्यादा कॉम्प्लाइंट होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और योगा में तो बहुत सारे स्टडीज़ भी है सीकेडी पॉपुलेशन में, जिसमें कि देखा गया है कि दोज हु आर इनटू दिस सॉर्ट ऑफ नॉन मेडिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइजेज, उन लोगों में कॉम्प्लाइंस ज़्यादा होता है, ट्रीटमेंट कॉम्प्लाइंस ज़्यादा होता है, और देयर हेल्थ टेंड्स टू बी बेटर देन अदर्स। माइंडसेट जो है थोड़ा पॉजिटिव की ओर चला जाता है। ओके, इन यंग एज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन? सेकेंडरी हाइपरटेंशन और प्राइमरी हाइपरटेंशन ये दो चीज़ें होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन तब बोलते हैं जब ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, या आपका फैमिलियल हिस्ट्री है, आपके फादर मदर को हाइपरटेंशन है तो आपको भी हाइपरटेंशन होने का चांसेस रहेगा। तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है, इसका मल्टीफैक्टोरियल रीजन होता है, एनवायरमेंटल प्लस जेनेटिक सब कुछ मिला के। बट एक सब ग्रुप होता है, जैसे कि अराउंड 90% जो होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, 10% जो होता है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जिसमें अंडरलाइन कोई ना कोई कारण मिलने का चांसेस रहता है।
तो यंग एजेस में सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन कारण स्टिल किडनी डिजीज ही है। तो किडनी डिजीज इटसेल्फ जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण है। और यंग पेशेंट में स्पेशली ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करके एक ग्रुप का बीमारी होता है जिसमें इम्यूनोलॉजिकल किडनी डिजीज होता है, ये बहुत कॉमन रीज़न है सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए। और दूसरा रीजन है कोई आर्टीरियल डिसऑर्डर, जैसे कि रेनल आर्टरी स्टेनोसिस करके एक प्रॉब्लम होता है जो कि यंगर पॉपुलेशन में मिलता है। तो ये दूसरा रीज़न है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। स्पेशली यंग पेशेंट में अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव मिला तो ऑलवेज उसको थरोली स्क्रीन करना चाहिए। अगर आपका एज 35-40 से नीचे है, जिसको यंग हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो आपको तो स्वयं जागरूक होकर डॉक्टर के पास जाके पूछना चाहिए कि मुझे यंग एज में हाइपरटेंशन क्यों हुआ। तो बहुत सारा पेशेंट लोग इसी तरह से भी किडनी डिजीज उनको डिटेक्ट होता है। तो आपके अंदर में इतना भी कॉन्शियसनेस होगा, आप जाके पूछेंगे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं एक बार टेस्ट करवा लेता हूँ कि मैं यंग एज में क्यों हाइपरटेंसिव हो गया, तो डॉक्टर विल डेफिनेटली गो एंड टेस्ट यू। तो हो सकता है कि आपको सिंपल एक थायराइड मिले, थायराइड डिसऑर्डर मिले, या सिंपल आपको एक कोई सेकेंडरी कारण मिले हाइपरटेंशन के लिए, कार्डियक प्रॉब्लम मिले या वैस्कुलर डिजीज मिले। तो उसका तो ट्रीटमेंट है, तो उसको ट्रीटमेंट करने से आपका हाइपरटेंशन चला जाएगा एंड यू विल नॉट सफर फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपरटेंशन। और एक क्वेश्चन आया, आई थिंक दिस इज पर्टिनेंट क्वेश्चन ऑल्सो। सर, आई वांट टू नो दैट नाउअडेज इन अर्बन एरियाज मैक्सिमम यूथ यूज टू गो टू जिम एंड डू बॉडी बिल्डिंग, दे यूज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड अदर सप्लीमेंट्स to grow faster body. Is these protein supplement affect kidney or it's okay to take? तो ये तो पानी का जो क्वेश्चन है उसी तरह का ही बात है। हाँ। तो ये जो हाइपर फिल्ट्रेशन और हाइपर फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये सारा चीज़ रिलेट होता है अगर आप ज़्यादा सॉल्ट खाएंगे और ज़्यादा प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे। तो जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक खाते हैं, स्पेशली जो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उनमें तो वैसे भी देखा गया है कि द क्रिएटिनिन लेवल जो होता है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से हायर साइड में रहता है। तो एक जो क्रिएटिनिन जब हम लोग चेक करते हैं तो ऑलवेज हम लोग उसको बॉडी वेट के साथ कोरिलेट करते हैं, स्पेशली मसल मास के साथ। अगर किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है या उनका जनरल बॉडी मास ज़्यादा है, मसल मास ज़्यादा है, उनमें हम लोग एंटिसिपेट कर ही लेते हैं कि क्रिएटिनिन उनका हायर साइड में रहेगा। तो बहुत सारा पेशेंट लोग इसके बियॉन्ड भी अगर चले जाएंगे तो उनको बहुत सारा हेल्थ इश्यूज रहने का चांसेस रहता है। और स्पेशली सप्लीमेंट खाने वाले पेशेंट लोगों को किडनी डिजीज होने का चांसेस रहता है। उसमें बहुत सारा इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करके बीमारी होता है, हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलोमेगाली होता है, वो ग्लोमर जो किडनी का फिल्टर होता है वो जरूरत से ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि उनको ओवरवर्क करना पड़ता है। तो बहुत सारा कोरिलेशन है कि ऐसे केसेस में बाद में जाके क्रॉनिक किडनी डिजीज होने का चांसेस रहता है। तो ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग जो है ये अननेचुरल चीज़ है, तो टू सर्टेन एक्सटेंट एटलीस्ट मेरा बिलीव है कि बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट नेचुरल, क्योंकि ये आपका नॉर्मल जितना परसेंटेज ऑफ मसल है डिस्प्रोपोर्शनेट करने का है। तो कभी भी कुछ भी चीज़ डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो एक किडनी तो फिल्टर है, उसका तो साइज चेंज नहीं होगा। तो इसलिए नेचुरली यू हैव टू टेक केयर कि यू डू नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मल। सो यहाँ पर और एक क्वेश्चन सर, फ्रॉम विच मेडिसिन में किडनी इफेक्ट? सो मोस्ट कॉमन मेडिसिन जिससे किडनी इफेक्ट होता है वो है पेन किलर्स। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का एक ग्रुप होता है NSAIDs, जिसमें हम लोग कॉमनली जो लेते हैं डाइक्लोफेनाक, फिर उसके बाद निसी प्लस करके निमिसोलाइड, फिर उसके बाद पैरासीटामोल इसमें नहीं आता है, तो नहीं होता है। तो ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लाम, इस तरह का जो पेशेंट्स दवाई होता है, डायरेक्टली एक एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी करके भी बीमारी होता है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये दवाई खाएंगे और क्यूमुलेटिव डोज यूजुअली किलोज में आता है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम। तो उसमें डायरेक्टली किडनी डिजीज होने का एक चांसेस है, जिसको एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जो कि इतना कॉमन नहीं है क्योंकि इतना तो कोई पेन किलर नहीं खाते। बट अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज होने का, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या अर्ली CKD है जो कि डिटेक्ट नहीं हुआ है, ये पेशेंट अगर इस ग्रुप का दवाई खाएंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी रेट में किडनी डिजीज प्रोग्रेस होने का चांसेस रहेगा उसमें। और अगेन सेकेंड कॉमन जो कारण होता है वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, जो हम लोग शुरू में डिस्कस किए थे, आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह हो गया, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस में जो दिया जाता है एंटीबायोटिक, स्पेशली जो ग्रामीण इलाके में देते हैं, एमिकेसिन करके इंजेक्शन होता है, तो ये भी किडनी डिजीज का कॉमन रीज़न होता है। और कुछ इन्वेस्टिगेशन के टाइम में जो इंजेक्शन दिया जाता है, स्पेशली CT स्कैन के टाइम में जो इंजेक्शन दिया जाता है डाइज, तो उससे भी किडनी डिजीज होने का चांसेस रहता है। एंड फॉर दैट मैटर मेजॉरिटी ऑफ मेडिसिन इफ नॉट टेकन प्रॉपर्ली कैन कॉज किडनी डैमेज। तो ये एक बेसिक डिक्टम फॉलो करके आप चलेंगे तो बेटर रहेगा। और कभी भी कुछ मेडिसिन लेना होगा अपार्ट फ्रॉम कॉमनली प्रिस्क्राइब ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो कि टू सर्टन एक्सटेंट सिर्फ पैरासीटामोल ही है जो लोग आप पेन किलर के रूप में या फीवर के रूप में आप ले सकते हैं। इसको छोड़ के अगर आपको
हायर एंटीबायोटिक्स, हायर जनरेशन दवाई अगर लेना पड़ा तो ऑलवेज हेल्थ स्टाफ से कंसल्ट करके लेने में ज़्यादा समझदारी है। तो हम लोग ये नहीं करते, हम लोग उस चीज़ बाईपास करके डायरेक्टली केमिस्ट के पास जाके दवाई खाते हैं। तो मैनी ऑफ द टाइम्स कुछ होता नहीं है, बट जिनको होता है दे विल हैव टू फेस देयर कॉन्सिक्वेंसेस। सर, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लड इन यूरिन? ओके, तो ब्लड इन यूरिन को हम लोग मेडिकल भाषा में हेमेच्यूरिया बोलते हैं, मतलब ब्लड इन द यूरिन। सो ब्लड यूरिन में ब्लड दो जगह से आ सकता है। एक तो डायरेक्टली ऊपर किडनी से आ सकता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर हेमेच्यूरिया बोलते हैं, जो कि किडनी के अंदर से ब्लड जब आता है। और दूसरा होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, जो किडनी के नीचे जो यूरेटर्स होता है, यूरेटर पाइप होता है, और नीचे यूरिनरी ब्लैडर होता है, और पेशाब निकालने का जगह, और ये सब जगह को बोलते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लीडिंग। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लीडिंग यूजुअली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से होता है, जो कि सर्जिकल इश्यूज होता है। स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो फिर वो यूरोलॉजिस्ट देखते हैं उस समय। तो नेक्स्ट फेज में वो लोग यूरोलॉजिस्ट हो जाते हैं। जो ग्लोमेरुलर हेमेच्यूरिया होता है वो यूजुअली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रिलेटेड या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर से होता है, जिसमें मेनी टाइम्स पेशेंट लोगों को किडनी बायोप्सी करके उसका कारण पता करके फिर ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ेगा। क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं करने से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यूजुअली क्रॉनिक किडनी डिजीज में बाद में कन्वर्ट होता है, या अचानक किडनी फेलियर होने का डर रहता है। तो ऑलवेज कभी भी यूरिन में ब्लड आए तो आपको डॉक्टर के पास जाके टेस्ट तो करना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक एक यूरिन एनालिसिस, क्रिएटिनिन और अल्ट्रासाउंड, ये 3 चीज़ तो आपको बेसिक चीज़ तो करना चाहिए। तो हम लोगों ने बात किया डायबिटीज़ के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, और काफ़ी सारा बात हुआ। अभी हम लोग बात करेंगे कि किडनी का जो प्राइमरी डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो सेकेंडरी इफेक्ट होता है किडनी। तो प्राइमरी डिजीज भी बहुत सारे हैं, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपसे बात कर रहे थे। उसके अलावा जैसे बहुत सारे जो आर्थराइटिक कंडीशंस है, जिसको कोलाजन वैस्कुलर डिजीज़ भी कहते हैं, उसमें भी किडनी का जो है डिजीज़ होने का काफ़ी चांसेस रहता है। तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? ये सारे डिसऑर्डर्स को हम लोग प्राइमरी किडनी डिजीज़ भी बोल सकते हैं, जिसमें कि जो डिजीज़ है वो प्राइमरीली किडनी के अंदर में होता है, और सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ होता है, जिसमें कि सिस्टमिक बॉडी में डिजीज़ होता है, जैसे कि लूपस हो गया, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस बोलते हैं, या रोमेटोइड आर्थराइटिस टाइप का डिसऑर्डर हो गया, बात का बीमारी जो बोलते हैं। और उसमें सेकेंडरीली किडनी इफेक्ट होता है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम किडनी के अंदर ही होता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर डिजीज़ या नेफ्रेटिक डिजीज़ ये सब बोलते हैं। सो प्राइमरी किडनी डिसऑर्डर जो होता है वो इसी ग्रुप टाइप का ही होता है, लेकिन वो सिर्फ किडनी के अंदर में सीमित रहता है, वो बाहर में उसका ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं रहता है। बट इसमें काफ़ी ओवरलैप है, दोनों डिजीज़ साथ में हो सकता है। तो ये सारा मेजॉरिटी ऑफ ये डिसऑर्डर जो होता है ये इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें कि इम्यून सिस्टम जो डिसरेगुलेट होता है, या तो एबनॉर्मली काम करने लग जाता है, या सिर्फ एक साइड में काम करने लगता है इम्यून चीज़, या जो ओवरऑल काम करने का एक कड़ी में कमी है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारा चीज़ों की वजह से किडनी में अलग अलग टाइप के किडनी डिसऑर्डर होता है। जो मोस्ट कॉमन किडनी डिसऑर्डर उसको बोलते हैं हम लोग IgA नेफ्रोपैथी। तो ये प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है। और अननोन किडनी डिजीज़ जो हम लोग मिस करते हैं यंग एज में, इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन्स में आता है। तो इसी तरह से बहुत सारा डिफरेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि मेनी टाइम्स प्रोटीन निकलता है पेशाब में एज अ सिम्टम, या हेमाचूरिया जो आप बोल रहे थे, यूरिन में ब्लड आना, या क्रिएटिनिन अचानक बढ़ने लग जाना। तो इस तरह का कोई भी सिम्टम होगा तो मेनी ऑफ दिस डिसऑर्डर्स विल नीड किडनी बायोप्सी, जिसमें हम लोग को किडनी का बायोप्सी करने का जरूरत पड़ता है। और किडनी बायोप्सी जो होता है ये बहुत एक सरल एक डे केयर प्रोसीजर होता है, जो हम लोग डे केयर में भी कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग को ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स में से एग्जैक्टली कौन सा डिसऑर्डर है इसके बारे में हम लोग को डायग्नोसिस करके फिर उसका एग्जैक्ट जो भी ट्रीटमेंट होगा उस हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि ये डिसऑर्डर्स काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, जिसमें मतलब एक सिंगल टाइप का ट्रीटमेंट से चलता नहीं मेनी टाइम्स। सो बायोप्सी से आपको डरना नहीं चाहिए अगर आपको कोई डॉक्टर बायोप्सी का सजेशन देंगे, क्योंकि विदाउट बायोप्सी हम लोग फाइनल डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे इन मेनी ऑफ द किडनी डिसऑर्डर्स। और एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कैन अ पर्सन लिव्स विद वन किडनी? यस ऑफ कोर्स, ये तो एक को किडनी हम लोगों में, जैसे पहले आपको शुरू में बोला था, एक तो हम लोग को अगर आप फिजियोलॉजिकली बोलेंगे तो हम लोग को एक्स्ट्रा किडनी एक ऑलरेडी बैकअप किडनी है किडनी बॉडी में। तो सिंगल किडनी से आदमी सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारा लोग बाय बर्थ सिंगल किडनी लेके भी आते हैं, या बहुत सारा लोगों को बाद में किडनी निकालना पड़ सकता है फॉर सम रीज़न, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या कोई अगर किसी को किडनी डोनेट करेंगे बाद में जाके
तो वो लेने वाला आदमी भी एक ही किडनी पे ही चलेगा और चलेगा। देने वाला आदमी भी एक ही किडनी पे चलेगा। और जो लोग डोनेट करते हैं उनका लाइफ स्पैन और नॉर्मल पॉपुलेशन का लाइफ स्पैन में कोई डिफरेंस तो होता नहीं। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्टडी, ये तो पूरी रिकॉर्ड्स के ऊपर है कि डोनर और नॉर्मल पॉपुलेशन का लाइफ स्पैन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ऑब्वियसली किडनी से सर्वाइव किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको कोई भी कारण से सेकेंडरीली किडनी निकाला गया है और आप एडवांस स्टेज में एज में 50, 60, 70 ईयर्स के बाद अगर एक किडनी निकाला जा रहा है तो दूसरा किडनी में वो कॉम्पनसेट करने का जो कैपेसिटी कम होता है, तो उसमें ऑलवेज आपको फॉलोअप में रहना चाहिए कि वेदर आपका नेक्स्ट किडनी का फंक्शन कैसा एक्सेलरेट होकर डिट्रेट होगा कि नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यंगर एज में अगर किया गया है या यंगर एज में डोनेशन के रूप में किया गया है तो दूसरा किडनी काफ़ी हद तक उसको कॉम्पेंसेट कर लेता है और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। और एक क्वेश्चन, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या मेंटेन करना चाहिए लाइफस्टाइल? हाँ, सबसे पहले लाइफस्टाइल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दवाई नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप तो किसी और का किडनी ले रहे हैं, उसमें अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो वो दूसरे का किडनी को आपका बॉडी रिजेक्ट करने का चांस, मतलब कोशिश करता रहेगा। तो रिजेक्शन को दबाने का जो भी दवाई दिया जाएगा उसको आपको बिल्कुल टाइम पे विदाउट एक दिन गैप दिए आपको करेक्ट वे में खाना चाहिए। और सेकंड, एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इंड्यूस सीकेडी है। तो आप भले ही नॉर्मल किडनी फंक्शन हो, लेकिन उसको हम लोग मेडिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज ही बोलते हैं, जिसमें आप एक किडनी डिजीज पेशेंट ही रहेंगे। तो आपको फॉरएवर अपना लाइफस्टाइल तो ठीक रखना पड़ेगा। जैसे आपको हेल्दी एक एडवाइस दिया जाता है ना, हेल्दी खाना, हेल्दी वेट मेंटेन करना, पानी ठीक से पीना, ज़्यादा ख़राब चीज़ें नहीं खाना, तो मेडिसिन भी सोच समझ के खाना, पीरियडिक चेकअप करना, तो ये सब चीज़ को आपको लाइफ टाइम फॉलो करना पड़ेगा। तो वो करने से आपका ट्रांसप्लांटेशन का जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो होगा नहीं, या अगर होगा भी तो वो टाइमली डिटेक्ट होगा और उसको आप जल्दी से ठीक कर पाएंगे। इज ओनली फ्रूट डाइट गुड फॉर हेल्थ? ओनली फ्रूट डाइट तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब ये इस तरह का जो नेचुरलिस्टिक थॉट है ये बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बट एक नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल हैज़ इवॉल्व टू ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाइट इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस। तो इवन उसमें नॉन वेजिटेरियन डाइट भी इन्वॉल्व है, प्रोटीन इनटेक भी इन्वॉल्व है, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फाइबर्स, वाटर, सभी चीज़ एक बैलेंस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। टू हर चीज़ चाहिए होगा, हर चीज़। तो वो टू सर्टेन एक्सटेंट एक फूड फैट फॉलो करके, सिर्फ एक ही टाइप का डाइट फॉलो करके यू विल नॉट रिमेन हेल्थी। और एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड किडनी फंक्शन बी चेक्ड? If you are young and you don't have many problems, then initially we don't do tests annually without any reason. But अगर आप सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में चले गए, आप 40 प्लस हो गए, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, या आपका ओवरवेट है आप, या फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको एटलीस्ट सालाना एक बार तो हेल्थ चेकअप करना चाहिए। और डायबिटीज़ में तो रिकमेंडेड है कि जब से आपको डायग्नोसिस हुआ है डायबिटीज़ का, तो डे 1 से ही आपको किडनी फंक्शन और यूरिन टेस्ट एनुअली एक बार चेक करना अनिवार्य है। तो ये आपको चेक करना है। और अगर आपको किडनी डिजीज डिटेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली ये चेकिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा स्टेज का डिजीज। माई पेशेंट डिड यूएससी फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी, दैट टाइम शी वॉज फाउंड टू हैव cyst in kidney, then what should I do? Cyst formation in kidney is one of the most common structural changes that we see, or structural findings that we see on ultrasound. So majority patients में cyst has been divided into simple cyst and complex cyst. तो उसका एक classification होता है। तो अल्ट्रासाउंड में roughly we can tell whether it is simple cyst or a complex cyst. और कॉम्प्लेक्स सिस्ट अगर हो गया तो टर्म इटसेल्फ जो कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, तो उसमें वो नॉर्मल नहीं है, उसका बहुत सारे रीजन्स होता है, इन्फेक्शन से लेके इवन कैंसर तक उसका रीजन चला जाता है। और सिंपल सिस्ट जो होता है, इट इज़ सिंपल सिस्ट, इसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है अनटिल अनलेस ये सिंपल सिस्ट जो होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड सिस्टिक डिजीज का ग्रुप में आता है, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। आप अगर 30 ईयर्स के ऊपर है तो एवरी किडनी में 4 सिस्ट तक नॉर्मल है। तो इफ़ यू आर 40 ईयर ओल्ड एंड यू हैव 2 cysts in one kidney and it is a simple cyst, then it is normal. तो आपको कुछ करना नहीं है, उसको आपको जस्ट भूल जाना है। और नॉर्मली सिंपल cysts do not complicate, they do not have complication until and unless the size is big, जिसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और मे बी इन अ फ्यू ईयर्स टाइम आपको रिपीटेड अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ेगा। एंड इन प्रेगनेंसी इफ योर पेशेंट इज एन एडल्ट एंड जस्ट हैज़ 1 simple cyst in a kidney which is not of big size, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में उसमें प्रेशर ना हो, तो देन यू कैन इग्नोर इट, इट्स ऑफ नॉट मच कंसर्न। तो आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी किडनी का मरीज है वो हम लोग देखते हैं कि एक उम्र के बाद ही दिखाई देते हैं।
तो बच्चों में क्या परसेंटेज है? बच्चों में भी किडनी डिजीज़ काफ़ी कॉमन है, हाँ। बट जो टाइप ऑफ किडनी डिजीज़ जो एडल्ट में हम लोग देखते हैं, बच्चों में वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का किडनी डिजीज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस वो बर्थ से लेके फिर स्टार्ट होता है, तो कॉन्जेनिटल किडनी डिसऑर्डर होता है उसमें, जो जन्म से लेके बनावटी प्रॉब्लम्स होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, फिर रिफ्लक्स डिजीज़ करके होता है, या हॉर्सशू किडनी, या मेल फॉर्मेशंस बोलते हैं हम लोग उसको। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो यंग एज से स्टार्ट होता है। कुछ कुछ केसेस में किडनी फेलियर भी होता है उसमें, किसी किसी में ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस भी नहीं होता है उसका। और दूसरा टाइप का कॉमन किडनी डिजीज़ जो हम लोग यंग एज में देखते हैं वो है नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि एडल्ट में भी होता है, लेकिन यंग एज में बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्राइटिस होता है जो कि काफ़ी कॉमन होता है, जिसको हम लोग पोस्ट इन्फेक्शियस नेफ्राइटिस बोलते हैं। गला खराब हो गया या स्किन में बहुत सारा घाव हो गया, 1-2 हफ्ते के बाद वो लोग फूलने शुरू हो जाते हैं, यूरिन से ब्लड आना शुरू होता है। तो ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेशली पाया जाता है, और ये नॉर्मली इन्फेक्शन के बाद होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइपरटेंशन रिलेटेड, स्पेशली सेकेंडरी हाइपरटेंशन रिलेटेड किडनी डिसऑर्डर्स। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन अगेन ये वैस्कुलर हाइपरटेंशन और रीनल आर्टरीस्टेनोसिस से रिलेटेड हाइपरटेंशन, नेफ्राइटिस रिलेटेड हाइपरटेंशन, ये यंगर एज में थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये टाइप ऑफ डिजीजेस थोड़ा सा यंगर एज में डिफरेंट होता है, बट ऐसा नहीं है कि किडनी डिजीज़ यंग एज में होता नहीं। ओके। तो और एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा था कि यूरिन में प्रोटीन कब जाता है? नॉर्मली भी यूरिन में प्रोटीन जाता है, जाता है। लेकिन उसका एक अमाउंट होता है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट, जो कि पहले हम लोग 24 घंटे का यूरिन जमा करके टेस्ट करते थे। आजकल यूजुअली वो नहीं करते, हम लोग एक सिंगल सैंपल से एक रेशियो निकालते हैं जिसको यूरिन एसी रेशियो बोलते हैं, या ACR भी बोल सकते हैं। तो वो लेवल यूजुअली 30 से नीचे हम लोग नॉर्मल मानते हैं। दैट मीन्स कि टोटली ज़ीरो प्रोटीन यूरिया किसी का नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन यूरिन में निकलता है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है। अगर ये प्रोटीन लीकेज 30 मिलीग्राम से ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। और ये प्रोटीन यूरिया को हम लोग मतलब डिफरेंट लेवल में डिफरेंट सिनेरियो पे उसको हम लोग एसेस करते हैं। जैसे डायबिटीज़ में प्रोटीन निकलना जो डायबिटिक चेंजेस का फर्स्ट साइन होता है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें सिर्फ प्रोटीन निकलना शुरू हुआ तो 3 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन निकलेगा तो उसको हम लोग नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, जिसमें सीधा हम लोग बायोप्सी करते हैं। और 30 मिलीग्राम से लेके लेस दैन 3 ग्राम तक हम लोग सब नेफ्रोटिक बोलते हैं, जिसमें कि नेफ्रोटिक रेंज से कम है। अब उसमें भी कई बार हम लोग बायोप्सी करते हैं, कई बार हम लोग उनको स्पेसिफिक मेडिसिन देके फॉलोअप में रखते हैं। लेकिन ये सारा चीज़ जो होता है इसको भी हम लोग एक ग्रुप में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं जब हम लोग प्रोटीन यूरिया देखते हैं। अच्छा, पोस्ट कोविड जो सिनारियो है किडनी डिजीज़ में, आपके हिसाब से क्या चेंजेस आया है? इसमें डायरेक्टली तो कोई पब्लिश डेटा, इतना कोई रोबस्ट डेटा नहीं है, बट नॉर्मली जो हम लोग प्रैक्टिस में या स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ पब्लिकेशंस में जो देखे हैं कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस हुआ है। तो उनका एग्जिस्टिंग किडनी डिजीज़ जो है वो सेकेंडरी स्टेज प्रोग्रेस हुआ है, वेदर वो डायरेक्टली कोविड से है या कोविड का वेरियस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से है। स्पेशली जो ब्लड क्लॉट होने वाला माइक्रो सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, ये सब कोविड में देखा गया था। तो वेदर वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है या वो लोग हॉस्पिटलाइज होकर रहते हैं बहुत दिन तक, उनको एंटीबायोटिक्स चलता है, बहुत सारे इश्यूज रहता है, लाइफस्टाइल इधर उधर हो जाता है। तो ये बहुत सारा फैक्टर्स से कंट्रीब्यूट करता है, बट इट इज़ सीन दैट पेशेंट्स हैव वर्सन आफ्टर कोविड, उनका किडनी फंक्शन वर्सनिंग हुआ है पेशेंट लोगों का। एंड मैनी पेशेंट्स वो लोग बेसलाइन वैल्यू में चले आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं होते, उनमें किडनी डिजीज स्टेज प्रोग्रेशन देखा गया। ओके। और एक क्वेश्चन, सर प्लीज आई वांट टू टॉक इन कॉल, ये तो खैर संभव नहीं है अभी, तो और भी कोई आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम लोग इस सेशन के अंत में आ चुके हैं। तो अंत में डॉक्टर साहब से मैं बात बोलना चाहता हूँ कि एक जनरल एक अगर सजेशन देना चाहें किडनी पेशेंट के लिए कि क्या करना चाहिए फूड को लेकर, वाटर को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर, तो क्या देना चाहेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये मन में रहना चाहिए कि किडनी डिजीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, और ये जो हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन या जो
एक दूसरे से लगने वाला जो बीमारी का ग्रुप के अलग में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जिसमें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक ये सब आता है, उसका 5th लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ में आता है। तो ये इतना कोई इग्नोर करने वाला चीज़ है नहीं। और जो लोग डेथ हुआ भी नहीं है वो लोग, कई सारे लोग डायलिसिस में रहते हैं जिसकी वजह से उन लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, फाइनेंशियल सिचुएशन, बहुत सारे इश्यूज में इम्पैक्ट होता है एंड दे आर स्लोली लीडिंग अ वेरी टेरेबल लाइफ बिकॉज इन बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले ये सब एडवाइस देने से पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एवरीबडी शुड गेट हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सारा कुछ जो होता है ये झमेला लास्ट में ट्रीटमेंट का अभाव से होता है। इमीडिएटली जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट होता है, मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास एंड लो मिडिल क्लास पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट जो अभी का सिनेरियो है। तो सबसे पहले तो मेक श्योर दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। तो ये कोई सोचता नहीं है जिसमें ये भी कवर हो, जिसमें कि डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट शुड बी कवर। मेक श्योर दैट यू हैव इट बिकॉज आपको 10 में से 2 चांसेस है कि आपको किडनी डिजीज होगा। तो ये तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सेकंड, जिनको किडनी डिजीज नहीं है, आपका ये सारा टॉक का सारांश तो एक ही है कि आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक से सुधार करके रखना पड़ेगा। तो आपको सॉल्ट कम खाना है, प्लेंटी ऑफ वाटर खाना है, एडिक्वेट स्लीप लेना है, स्ट्रेस लेवल कम करना है, ब्लड प्रेशर पर रेगुलरली चेक करना है, एक्सरसाइज करने का कोशिश कीजिए, वेट रिड्यूस कीजिए एक लेवल में रखे हुए। तो कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर मत कीजिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन मत लीजिए और अपने हेल्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। तो अभी तो जो जिस हिसाब से डॉक्टर्स इंडिया में ट्रेन हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स का कोई कमी नहीं है अभी इंडिया में जैसा पहले था। तो आपको हेल्थ एडवाइस लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इवन गाँव में भी डॉक्टर्स अवेलेबल है। नहीं होने से स्मार्टफोन डिवाइसेज है, तो करेक्ट वे में आप अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ना कि कोई यूट्यूब वीडियो देख के आप ट्रीटमेंट लें। तो देर आर लॉट्स ऑफ हेल्थ प्लेटफॉर्म जो जिसमें आप लोग डायरेक्टली हेल्थ जो होता है हेल्थ प्रोफेशनल से आप हेल्थ एडवाइस ले सकते हैं। और इवन गांव में बैठ के भी आप अपना भाषा में एटलीस्ट हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थिंग्स आर मच बेटर नाउ। सो अगर आप ये सब करेंगे तो काफ़ी हद तक आप सुरक्षित रहेंगे और एटलीस्ट अगर आप बीमारी हो भी गया तो उसका कोई ना कोई उपाय आप उस समय खोज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हेल्दी रहिए और खाने पीने का ख्याल रखिएगा, नमक कम खाइएगा, लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से सुधार के जिएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस जो वार्तालाप है इसको हम समाप्त करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।